Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to 5th lecture of MTH 426 Introduction to Measure Theory. हमारा आज का टॉपिक है काउंटेबल सेट्स. जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट इक्विवेलेंट सेट्स की, इसी तरह आज के लेक्चर में हम इक्विवेलेंट सेट्स की एक स्पेशल टाइप डिस्कस करेंगे नोन एज काउंटेबल सेट्स. और फिर काउंटेबल सेट्स की एग्जांपल्स क्या हैं और इससे रिलेटेड जर्नल रिजल्ट्स क्या हैं, उस पे आज के लेक्चर में हम बात करेंगे. आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम एक नज़र डालते हैं प्रीवियस लेक्चर पे. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट इक्विवेलेंट सेट्स. तो इसकी डेफिनेशन ये थी कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट. नोटेशन ये थी ए इज इक्विवेलेंट टू बी इफ देयर एग्जिस्ट a bijective function f from a to b. अब इसकी जब हमने एग्जांपल्स डिस्कस की थी तो दो तरह के केसेस में हमने एग्जांपल डिस्कस की थी. फर्स्ट एग्जांपल अबाउट फाइनाइट सेट्स. तो उसमें हमने देखा था कि अगर ऑर्डर ऑफ ए दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल हो जाए ऑर्डर ऑफ बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी के, तो देन ए इज इक्विवेलेंट टू बी. एंड इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए is not equal to number of elements in B, then A is not equivalent to set B. तो ये तो सारा केस था अबाउट फाइनाइट सेट्स का. अब क्या इनफाइनाइट सेट्स में भी ऐसा होता है या नहीं होता, इस पे हमने डिस्कस किया था कि इनफाइनाइट सेट्स में ये भी हो सकता है कि टू डिफरेंट इनफाइनाइट सेट्स इक्विवेलेंट हो जाए, या ये भी हो सकता है कि कोई भी सेट अपने किसी प्रॉपर सबसेट के भी इक्विवेलेंट हो जाए. तो इस पे हमने एग्जांपल्स देखी थी. सेट ऑफ नेचुरल नंबर इक्विवेलेंट है सेट E के, वेयर E is the set 2, 4, 6 and so on. दूसरी एग्जांपल हमने देखी थी कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स इज इक्विवेलेंट टू सेट n क्रॉस n. अब इस तरह की कुछ और एग्जांपल्स हमने स्टडी की थी लास्ट लेक्चर में. इक्विवेलेंट सेट्स से रिलेटेड जो मेन थ्योरम हमने स्टडी किया था कि ये रिलेशन इक्विवेलेंट जो है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. दैट इज दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. तो इसमें मेनली रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमने प्रूव की थी कि एनी सेट इज इक्विवेलेंट टू इटसेल्फ. तो इसके लिए जो फंक्शन इनके दरमियान एग्जिस्ट करता है वो आइडेंटिटी फंक्शन है जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है. सो एवरी सेट इज इक्विवेलेंट टू इटसेल्फ. देन सिमेट्री में हमने देखा था कि अगर कोई सेट A इक्विवेलेंट हो सेट B के, तो से F फ्रॉम A टू B एक बाइजेक्टिव मैप है. तो यहाँ पे हमने एक रिजल्ट यूज किया था that inverse of a bijective mapping is also bijective.
तो F इनवर्स फ्रॉम B to A is bijective. So this implies B is equivalent to A. तो प्रूव हो गया था कि इक्विवेलेंट रिलेशन एक सिमेट्रिक रिलेशन है। अब ट्रांजिटिविटी इस रिलेशन की ऐसे फॉलो हुई थी कि अगर हम A इक्विवेलेंट टू B लें एंड B इक्विवेलेंट टू C लें तो फिर F फ्रॉम A to B एंड G फ्रॉम B to C बाइजेक्टिव मैपिंग थी। और क्योंकि कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्टिव मैपिंग इज अगेन ए बाइजेक्टिव मैपिंग होती है, सो G कंपोजिशन F फ्रॉम A to C ये एक बाइजेक्टिव मैप थी। तो यहां से प्रूव हो गया कि A इज इक्विवेलेंट टू C। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्योंकि जिस भी सेट पे डिफाइंड होता है उस सेट की ऑलवेज पार्टीशनिंग करता है, तो यहां पे हमने कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स ली और इक्विवेलेंट का रिलेशन जो है ये सेट की पार्टीशनिंग कर रहा है। सो इस रिलेशन के थ्रू यहाँ कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स की इक्विवेलेंस क्लासेस बन जाएंगी। जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि सेट ऑफ इंटीजर्स पे अगर हम एक रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं दैट इज x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 5, तो वहां पे हमारे पास 5 इक्विवेलेंस क्लासेस बन गई थी। तो उन क्लासेस की जो यूनियन थी वो इंटायर सेट ऑफ इंटीजर के इक्वल थी और कोई सी भी दो डिफरेंट क्लासेस की जो इंटरसेक्शन थी वो एक एम्प्टी सेट आती है। इक्विवेलेंट सेट्स के बाद नेक्स्ट जो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी वो थी इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट को बेसिकली हमने रीडिफाइन किया था कि इन अब्स्ट्रैक्ट सेट थ्योरी इनफाइनाइट सेट को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि इफ एनी सेट इज इक्विवेलेंट टू ए प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ तो उस सेट को इनफाइनाइट सेट कहते हैं। एग्जांपल्स में मैंने शो किया था कि सेट ऑफ रियल नंबर इज एन इनफाइनाइट सेट, और इस पे जो मैप बनी थी वो हमने -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल जो प्रॉपर सबसेट है रियल लाइन का, इस इंटरवल से रियल लाइन पे एक मैपिंग डिफाइन कर ली थी बाय f ऑफ x इक्वल टू टेंजेंट x। यहाँ नोट कीजिए कि -π/2 टू π/2 और रियल लाइन के इन बिटवीन आप डिफरेंट मैपिंग्स डिफाइन कर सकते हैं, बट हम उस मैपिंग में इंटरेस्टेड थे जो 1 1 और ऑन 2 हो। तो ये एक ऐसी मैप थी जिसको ज्योमेट्रिकली भी हमने देखा था कि -π/2 टू π/2 और रियल लाइन के दरमियान अगर डिफाइन करें तो ये -π/2 माइनस इन्फिनिटी की तरफ लीड करता है और π/2 प्लस इन्फिनिटी। तो इसके इन बिटवीन जो इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स हैं वो इनफाइनाइट मेनी रियल नंबर्स पे मैप हो जाते हैं। तो इस तरह ये मैपिंग 1 1 भी है, ये मैपिंग ऑन 2 भी है। हमने इसको प्रूफ किया था कि ये f एक बाइजेक्टिव मैप है। सो -π/2 और π/2 इंटरवल जो है ये इक्विवेलेंट है सेट ऑफ रियल लाइन के। तो यहां से प्रूव हो गया था कि रियल लाइन इज एन इनफाइनाइट सेट। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन एज ए असाइनमेंट डिस्कस किए थे जो आपने सॉल्व करने थे कि सेट ऑफ इंटीजर्स को इनफाइनाइट सेट प्रूव करना था। इसी तरह इंटरवल 0 1 को आपने इनफाइनाइट सेट प्रूव करना था। अब इनफैक्ट इक्विवेलेंट सेट्स
इसके बारे में हम फर्दर थोड़ी बात करें तो आपने देखना यह है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट से ए बी एंड सी इस वे में अगर डिफाइंड हो और इस तरह हम डिफाइन कर लें ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी क्रॉस सी, तो क्या ये दो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन जो है ये दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं है। नोट करें कि अगर इस टाइप का रिलेशन आपने प्रूव करना हो तो एफ फंक्शन हम डिफाइन करेंगे फ्रॉम ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट विद सी टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी बाय एफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी। आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो कि ये मैप जो है ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। सो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी एंड देन कार्टेशियन प्रोडक्ट विद सी इज इक्विवेलेंट टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। सिमिलरली आपने ये देखना है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी कार्टेशियन प्रोडक्ट विद सी ये भी इक्विवेलेंट आएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी के। मैपिंग ऑलमोस्ट इसी टाइप की, जी ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, तो ये भी एक बाइजेक्टिव मैप है तो इसलिए ये दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे। अब क्योंकि इक्विवेलेंट रिलेशन जो है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इसका मतलब है ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, और अगर ये रिलेशन ट्रांजिटिव है तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी एंड देन कार्टेशियन प्रोडक्ट विद सी इज इक्विवेलेंट टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी एंड देन कार्टेशियन प्रोडक्ट विद सी। तो ये इसके प्रूफ का स्केच था। फर्दर आपने इसको कंप्लीट करना है, दैट इज इस एफ मैपिंग को और जी मैपिंग को बाइजेक्टिव शो करना है और इसके बाद ट्रांजिटिविटी ऑफ इक्विवेलेंट रिलेशन को यूज करके इन दोनों को इक्विवेलेंट प्रूव कर देना है। ये तो था हमारा लास्ट लेक्चर का रिव्यू। अब जैसे हमने पहले बात की कि हमारा आज का टॉपिक है अबाउट काउंटेबल सेट्स, तो आज हम दो तरह के सेट्स डिस्कस करेंगे, काउंटेबल सेट्स और अनकाउंटेबल सेट्स। नोट करें कि इन कैलकुलस यूजली हम डिफरेंट टाइप्स के सेट्स को स्टडी कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये सेट है 1 2 3 और ए बी सी डी, और इन जनरल सेट ऑफ अल्फाबेट्स कह लें, सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन दी क्लास कह लें, दैट इज ऑल फाइनाइट सेट्स। और दूसरे टाइप्स के सेट जो होते हैं वो इनफाइनाइट सेट्स हैं। अब इनफाइनाइट सेट में भी हमारे पास दो तरह के सेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर देख लें, तो इसमें नंबर 1 और 2 के इन बिटवीन कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इस सेट से बिलोंग करे। सेम केस में अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स देखें तो बिटवीन 0 एंड 1 देयर इज नो अदर इंटीजर। लेकिन अगर हम ये से क्लोज्ड इंटरवल 0 1 ही ले लें तो इसमें मैं 2 रियल नंबर ले लेता हूं, से 0.1 एंड b इज 0.2। तो अब 0.1 और 0.2 के इन बिटवीन कितने रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे? आप जानते हैं कि 0.1 और 0.2 के इन बिटवीन इनफाइनाइट मेनी रियल नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे। सो अब आया इस सेट के एलिमेंट्स और किसी और सेट के दरमियान क्या हम बाइजेक्टिव मैप्स डिफाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो आज के टॉपिक में हम डिफरेंशिएट करेंगे कि काउंटेबल सेट्स क्या होते हैं और अनकाउंटेबल सेट्स क्या होते हैं और इनकी इन जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं।
तो सबसे पहले डेफिनेशन है डीन्यूमरेबल सेट। A set D is said to be denumerable if it is equivalent to the set of natural numbers. अब इनफैक्ट सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक इनफाइनाइट सेट है, तो हम इंटरेस्टेड हैं किसी भी सेट डी की प्रॉपर्टी इन्वेस्टिगेट करने में, और ये देखना चाहते हैं कि जो भी सेट हमने डी लिया है ये नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट होगा या नहीं होगा। अब अगर ये सेट डी सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस बना लेता है तो इस सेट डी को डीन्यूमरेबल सेट कहेंगे। सो एनी सेट which is equivalent to set of natural number is called a denumerable set. अब इसकी examples, example 1, say n set of natural number हम लेते हैं 1 2 3 and so on। तो क्या n इक्विवेलेंट टू n है या नहीं? तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर आपने सेम सेट्स के दरमियान बाइजेक्शन फाइंड करनी हो तो आइडेंटिटी मैपिंग सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है जो सेम सेट्स के दरमियान बाइजेक्टिव मैपिंग होती है। So set of natural number is equivalent to set of natural number, that is set of natural number is equivalent to itself। और जो मैपिंग यहाँ पे आएगी वो आइडेंटिटी मैपिंग होगी फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। ये 1-1 भी है और ऑन टू भी है। सो नेचुरल नंबर इज इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर। तो अब यहाँ से हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि n इज डीन्यूमरेबल सेट। सेकेंड एग्जाम्पल, हम एक सेट E डिफाइन कर लेते हैं, से 2 4 6 एंड सो ऑन। अब हम चेक करते हैं कि ये सेट डीन्यूमरेबल है या नहीं है। तो f अगर फंक्शन हम डिफाइन करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू E बाय f ऑफ n इज इक्वल टू 2n, तो ये फंक्शन 1-1 भी है, इजीली प्रूव कर सकते हैं। इमेजेस इक्वल लें तो 2n1 इज इक्वल टू 2n2, दिस इंप्लाइज n1 इज इक्वल टू n2। सो f इज 1-1। f इज ऑन टू, क्लियरली f इज ऑन टू, बिकॉज लास्ट टाइम भी हमने इस सेट को डिस्कस किया था कि अगर f ऑफ n हम 2n मैपिंग डिफाइन करें तो ये 1-1 कोरेस्पोंडेंस है इन दोनों सेट्स के इन बिटवीन। सो दिस मैपिंग इज ऑन टू, दिस इंप्लाइज E set is equivalent to set of natural number, this implies E is denumerable। ओके, नेक्स्ट हमने ये देखना है कि सेट ऑफ इंटीजर्स डिन्यूमरेबल है या नहीं है। अब सेट ऑफ इंटीजर्स को डिन्यूमरेबल शो करने के लिए हमें सेट ऑफ इंटीजर को इक्विवेलेंट प्रूव करना होगा नेचुरल नंबर्स के। तो अब डोमेन हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, और इधर को डोमेन इससे बिगर सेट है सेट ऑफ इंटीजर्स। से सेट ऑफ इंटीजर्स को मैं इस तरह लिख रहा हूं कि 0 देन पॉजिटिव इंटीजर्स, और इस तरफ मैंने सारे नेगेटिव इंटीजर लिख लिए। अब प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों सेट्स के दरमियान
हमें एक ऐसी मैपिंग चाहिए जो 1 1 और ऑन 2 हो। तो अब नोट करें कि अगर हम 1 को 1, 2 को 2, 3 को 3 से लिंक करते जाएंगे तो ये मैपिंग 1 1 तो होगी बट ये ऑन 2 नहीं होगी। सो हमें तो मैपिंग इस टाइप की चाहिए जो 1 1 बने और ऑन 2 बने। तो हम ये करते हैं कि से 2 को मैप कर लेते हैं 1 पे, 4 को मैप कर लेते हैं 2 पे, इसी तरह नेक्स्ट 6 आएगा इवन नंबर, इसको मैप कर लेते हैं 3 पे। तो अब मेरे पास एक रूल डिफाइन होना शुरू हो गया कि जितने भी इवन नेचुरल नंबर्स हैं उनको मैं पॉजिटिव इंटीजर्स पे मैप कर लूं। तो ये रूल इन जनरल कैसे डिफाइन होगा, अब इस चीज को हमने देखना है। आप नोट करें कि नेचुरल नंबर 2 जो है ये मैप हुआ है 1 पे, 4 मैप्स ऑन टू 2, यानी जो भी नेचुरल नंबर ले रहे हैं वो अपने हाफ पे मैप हो रहा है। सो इन जनरल f ऑफ n ये मैप हो रहा है n by 2 पे इफ n इज इवन। तो यहां पे नोट करें कि जब आप ये रिलेशन इस वे में डिफाइन करेंगे तो जितने भी इवन नेचुरल नंबर्स हैं उनका इमेज ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि हमने ऑड नेचुरल नंबर्स को एडजस्ट करना है बाकी इंटीजर्स पे। अब इनफैक्ट इसमें अगेन जस्ट ऑड नेचुरल नंबर्स रहते हैं डोमेन में, तो हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं -n + 1 डिवाइडेड बाय 2 इफ n इज ऑड। ऑब्जर्व दैट कि अगर हम n को 1 रखते हैं तो ये -1 + 1 over 2 0 over 2 0, दैट इज 1 मैप्स ऑन टू 0। अब 3 को चेक करें तो -3 + 1 over 2 -2 over 2 -1 पे मैप हो जाएगा 3। इसी तरह 5 मैप हो जाएगा -2 पे एंड सो ऑन। तो क्लियरली ये मैपिंग जो हमने इस तरह डिफाइन की है ये 1 1 भी नजर आ रही है और ये ऑन 2 भी है। अब हम इसको प्रूव करते हैं मैथमेटिकली कि ये एक बाइजेक्टिव मैपिंग है। f इज 1 1, लेट f ऑफ n1 इज इक्वल टू f ऑफ n2। इमेजेस इक्वल ले लिए। अब इमेजेस इक्वल लिए तो ये एक पीस वाइज फंक्शन बना है। इसको हम 2 केसेस में डिस्कस करेंगे। केस 1, इफ n1 एंड n2 आर इवन, देन क्या होगा कि f ऑफ n1 इक्वल टू f ऑफ n2 है, तो दिस इंप्लाइज n1 over 2 इज इक्वल टू n2 over 2। 2 से मल्टीप्लाई करें तो n1 इक्वल टू n2। इमेजेस इक्वल लिए, प्री इमेजेस इक्वल आ गए, तो दिस शोज फंक्शन f इज 1 1, बट ये 1 1 जस्ट फर्स्ट केस में हुआ इफ n इज इवन। अब हम सेकंड केस को देखते हैं। केस 2, इफ n1 and n2 are odd, दिस implies, क्योंकि f ऑफ n1 हमने f ऑफ n2 के इक्वल लिया है, दिस implies -n1 + 1 over 2 इक्वल टू -n2 + 1 डिवाइडेड बाय 2। 2 से मल्टीप्लाई करें सो -n1 + 1 इक्वल टू -n2 + 1 एंड दिस implies n1 इज इक्वल टू n2। सो 2 केसेस में ये मैपिंग 1 1 है। अब यहाँ पे जस्ट आप ऑब्जर्व करें कि क्या हम एक थर्ड केस ले सकते हैं कि n1 इवन हो और n2 जो है ये एक ऑड नंबर हो।
आंसर इज नो, बिकॉज इवन नंबर का इमेज ऑड नंबर के इमेज के इक्वल नहीं होगा। मैपिंग हमने जिस रूल से डिफाइन किया है उसके मुताबिक इवन नंबर का इमेज ऑड नंबर के इमेज के इक्वल नहीं हो सकता। सो ये 2 ही पॉसिबल केसेस थे। f is on 2 since every n over 2 minus n plus 1 over 2 belongs to Z is image of some n belonging to n under f. This implies f is on 2 and this implies f is bijective. Therefore set of integer is equivalent to set n. अब set of integer equivalent हो गया है n के, this implies set of integer is denumerable. अब लास्ट लेक्चर में मैंने जो असाइनमेंट दी थी कि सेट ऑफ इंटीजर को आप इनफाइनाइट प्रूव करें, तो नोट करें कि सेट ऑफ इंटीजर का एक प्रॉपर सबसेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ इंटीजर इस फंक्शन के थ्रू अपने एक प्रॉपर सबसेट के इक्विवेलेंट हो गया है। सो सेट ऑफ इंटीजर इज एन इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है और इसके थ्रू हम बहुत से रिजल्ट और भी प्रूव करेंगे। शो दैट एन इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इज डिन्यूमरेबल। तो हमने एक इनफाइनाइट सीक्वेंस लेना है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का और इसको शो करना है कि ये नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट है। रिकॉल दैट सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या थी? ए फंक्शन whose domain is set of natural numbers. तो अब अगर हम ये रिजल्ट प्रूव कर लेते हैं तो इसके बाद ऐसे तमाम सीक्वेंस जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट से कंस्ट्रक्ट होंगे वो सारे के सारे डिन्यूमरेबल होंगे। इसको प्रूव करते हैं। लेट an be an infinite sequence of distinct elements. Let A is equal to A1, A2, A3, so on An be the set of points of the sequence. अब इस सेट A को अगर हम प्रूव कर दें कि ये सेट डिन्यूमरेबल सेट है तो ए सेट के एलिमेंट्स सीक्वेंस के पॉइंट है तो ये शो होगा कि दिस सीक्वेंस ए एन इज डिन्यूमरेबल। इसके लिए हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। डिफाइन एफ फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ए बाय एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ए एन। दैट इज, इसको डायग्राम के थ्रू भी देख लें। ये डोमेन सेट और ये सीक्वेंस के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो नेचुरल सी मैपिंग इसमें यह है कि सीक्वेंस की डेफिनेशन ही है। तो ये फंक्शन 1 को मैप करेगा, A1 2 मैप्स ऑन टू A2, 3 मैप्स ऑन टू A3, इन जनरल n मैप्स ऑन टू AN।
तो इस कंस्ट्रक्शन से आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। मैथमेटिकली भी इसको चेक कर सकते हैं। लेट f of n1 is equal to f of n2. This implies by definition of f an1 is equal to an2. अब क्योंकि सीक्वेंस के एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं तो an1 an2 के इक्वल उसी वक्त हो सकता है अगर n1 n2 के इक्वल हो जाए। So this implies f is 1 1. Clearly f is on to because each an जो है इसके corresponding प्री इमेज n एग्जिस्ट कर रहा है। So a is equivalent to n and this implies a is denumerable. तो अब जितने भी इनफाइनाइट सीक्वेंस आप लेते हैं जिनके एलिमेंट डिस्टिंक्ट हों तो वो सारे के सारे डिन्यूमरेबल होंगे। फॉर एग्जांपल आपने 1 4 9 सो ऑन इस सेट को चेक करना हो कि ये डिन्यूमरेबल है या नहीं है तो आप जस्ट देख लें कि ये एक सीक्वेंस है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है। f फ्रॉम n2 से रियल लाइन बाय f ऑफ n इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो क्योंकि ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है सो बाय दिस रिजल्ट ये सेट डिन्यूमरेबल सेट होगा। तो इस तरह अब आप जितने भी इनफाइनाइट सीक्वेंसेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लेंगे वो सारे के सारे डिन्यूमरेबल होंगे। नेक्स्ट थ्योरम में हम डिस्कस करेंगे कि क्या डिन्यूमरेबल सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी डिन्यूमरेबल होता है। तो थ्योरम है इफ a and b are denumerable sets then a Cartesian product with b is denumerable. Let अब डिन्यूमरेबल की डेफिनेशन क्या है कि हर वो सेट जो नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट होगा वो डिन्यूमरेबल होगा। दैट इज नेचुरल नंबर के साथ उसकी 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस होगी। तो लेट कर लेते हैं ए सेट के एलिमेंट्स हैं a1 a2 a3 एंड सो ऑन और b की भी नेचुरल नंबर के साथ 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस होगी। सो b के एलिमेंट लेट कर लेते हैं ये हैं। तो a कार्टेशियन प्रोडक्ट विद b के एलिमेंट्स क्या होंगे a1 b1 a1 b2 a1 b3 so on। Similarly a2 b1 a2 b2 a3 b3 so on। a3 b1 a3 b2 a3 b3 एंड सो ऑन। अब नोट करें कि ये सेट जो a कार्टेशियन प्रोडक्ट विद b डिफाइन किया है इसके एलिमेंट्स ऑब्जर्व करते जाएं तो ये सारे एक इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स बनाते हैं। और प्रीवियस रिजल्ट में हमने प्रूव किया कि एवरी इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज डिन्यूमरेबल। सो a क्रॉस b इज डिन्यूमरेबल। अब आप नोट करें कि n क्रॉस n सेट डिन्यूमरेबल होगा या नहीं होगा। क्योंकि n हमने प्रूव किया है डिन्यूमरेबल है, ये n भी डिन्यूमरेबल है। सो बाय दिस थ्योरम n क्रॉस n इज ए डिन्यूमरेबल सेट। व्हाट अबाउट n क्रॉस z? n भी डिन्यूमरेबल सेट है, z भी डिन्यूमरेबल सेट है। तो n क्रॉस z
डिन्यूमरेबल सेट होगा। व्हाट अबाउट n क्रॉस रियल लाइन, तो इसके बारे में फिलहाल हम डिसाइड नहीं कर सकते बिकॉज n डिन्यूमरेबल सेट है और रियल लाइन का स्टेटस अभी क्लियर नहीं है कि डिन्यूमरेबल है या नॉन डिन्यूमरेबल है। सो एट दिस स्टेज हम इसको डिसाइड नहीं कर सकते कि n क्रॉस r जो होगा ये एक डिन्यूमरेबल सेट होगा या नॉन डिन्यूमरेबल होगा। नेक्स्ट थ्योरम, every infinite set contains a subset which is denumerable. वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। आप नोट करें कि इस थ्योरम में हमने प्रूव करना है कि हर इनफाइनाइट सेट में मस्ट एक सबसेट मिलता है जो डिन्यूमरेबल है, यानी सेट इटसेल्फ डिन्यूमरेबल हो या ना हो उसमें एक सबसेट मस्ट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो डिन्यूमरेबल होगा। लेट A be an infinite set. Define a function f as f of a is equal to say a1. a1 belongs to a, यानी ये एक ऐसा फंक्शन है जो ए सेट के किसी एलिमेंट को एज ए इमेज चूज कर लेता है। इस टाइप के फंक्शंस को हम फर्दर किसी लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि ये चॉइस फंक्शंस होते हैं। सिमिलरली अब ए का एक सबसेट लें a माइनस a1, let a2 belongs to this set and f of a minus a1 is equal to a2। इसी तरह f of a minus a1 a2 से a3 है where a3 is not equal to a2 and a3 is not equal to a1 and a3 is also an element of a। Similarly यहाँ भी ये a2 element of a है और इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर लें। तो आप नोट कर लें कि ये एलिमेंट जो a1 है ये a2 के इक्वल नहीं हो सकता बिकॉज a2 हमने a माइनस a1 से लिया है, तो ये शो कर रहा है कि a2 इज नॉट इक्वल टू a1। तो a2 नॉट इक्वल टू a1 है, a3 नॉट इक्वल टू a1 नॉट इक्वल टू a2 है। मींस इस वे में जितने भी हम नंबर्स कंस्ट्रक्ट करते जा रहे हैं a1 a2 a3 ये डिस्टिंक्ट है और क्लियरली ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। दिस implies a1 a2 a3 so on is denumerable। अगेन रिजल्ट यूज किया कि every infinite sequence of distinct elements is denumerable। Note that this set A1, A2, A3 so on is a subset of A। So A एक इनफाइनाइट सेट था और ये हमने इसका एक सबसेट फाइंड कर लिया है जो डिन्यूमरेबल है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि एवरी इनफाइनाइट सेट कंटेन ए सबसेट विच इज डिन्यूमरेबल। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर एक इनफाइनाइट सेट है जिसका स्टेटस अभी क्लियर नहीं कि डिन्यूमरेबल है या नहीं, तो इसका एक सबसेट से सेट ऑफ इंटीजर
ये एक डिन्यूमरेबल सेट है। और इंटीजर एक इनफाइनाइट सेट लें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इसका एक सबसेट है जो डिन्यूमरेबल है। नेचुरल नंबर को एज एन इनफाइनाइट सेट लें तो से 2, 3, 4 सो ऑन, या जो हमने डिस्कस किया हुआ है पहले भी 2, 4, 6 एंड सो ऑन, ये इसका एक सबसेट है जो डिन्यूमरेबल है। तो इसी तरह आप कोई भी इनफाइनाइट सेट लें तो आप उसमें एटलीस्ट एक सबसेट ऐसा फाइंड कर सकते हैं जो डिन्यूमरेबल होगा। नेक्स्ट थ्योरम, a subset of a denumerable set is either finite or denumerable। तो अब हमने एक डिन्यूमरेबल सेट लेना है, देन उसका एक सबसेट कंसीडर करना है और शो करना है कि सबसेट जो होगा वो ऑलवेज फाइनाइट होगा, और अगर वो सबसेट फाइनाइट नहीं है तो वो मस्ट डिन्यूमरेबल होगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि डिन्यूमरेबल सेट का कोई भी सबसेट उठा ले तो वो सबसेट या फाइनाइट होगा, अगर वो फाइनाइट नहीं है तो वो मस्ट डिन्यूमरेबल होगा। इसका प्रूफ देखते हैं। लेट ए बी ए डिन्यूमरेबल सेट and say B is a subset of A. If B equal to 5, because empty set is subset of every set, so B set empty भी हो सकता है। If B equal to 5, then B is finite। तो इस केस में थ्योरम ट्रू हो जाएगा। If B is not equal to 5, let A and 1 be first element of A which belongs to B। That is A and 1 belongs to B। Let A and 2 be second element followed by A and 1 which belongs to B। That is A and 2 belongs to B। अब इस प्रोसेस को कंटिन्यू करें कि an1 फर्स्ट एलिमेंट है जो B से बिलोंग कर रहा है, इससे नेक्स्ट एलिमेंट जो B से बिलोंग करता है वो an2 है, इससे नेक्स्ट एलिमेंट जो बिलोंग करता है an3 है, एंड सो ऑन। अब से इफ A and J is last element in B, then A and 1, A and 2, so on, A and J पे ये प्रोसेस स्टॉप होगा। यानी ये लास्ट एलिमेंट है A सेट का जो B से बिलोंग करता है, तो इट मीन्स इस एलिमेंट के बाद कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है इस सेट में जो B से बिलोंग करे, तो ये प्रोसेस स्टॉप हो गया। तो ये सारे B के एलिमेंट्स हैं, तो इस केस में ये एक फाइनाइट सेट बन जाएगा। इफ नॉट, अगर ये प्रोसेस टर्मिनेट ना हुआ तो an1, an2 सो ऑन ये एलिमेंट बिलोंग करते जाएंगे सेट B से, और क्लियरली ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। इफ नॉट देन an1, an2 अप टू सो ऑन इज एन इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स
और ये बाय रिजल्ट दिस सीक्वेंस इज डिन्यूमरेबल। अब ये सीक्वेंस तो बेसिकली उन ऑल एलिमेंट्स का सेट है जो बी सेट से बिलोंग करते हैं। दिस इंप्लाइज बी इज डिन्यूमरेबल। तो आपने देखा कि हमने एक डिन्यूमरेबल सेट का सबसेट लिया, तो उस पे दो ऑप्शन थे कि वो सबसेट एम्प्टी सेट हो सकता है और नॉन एम्प्टी। अगर सबसेट एम्प्टी सेट होता है तो वो फाइनाइट होगा, अगर एम्प्टी नहीं होगा तो डेफिनेटली उस सबसेट में कोई ना कोई एलिमेंट होगा। लेट कर लिया कि an1 उसमें फर्स्ट एलिमेंट है, an1 को के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है वो से an2 है, और इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखें। अगर ये प्रोसेस किसी एलिमेंट पे टर्मिनेट हो गया, स्टॉप हो गया, तो बी सेट फाइनाइट होगा। और अगर ये प्रोसेस स्टॉप ना हुआ तो बी सेट के जो एलिमेंट हैं वो एक इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स बनाएंगे, जिसकी वजह से बी सेट डिन्यूमरेबल हो जाएगा। अब आप नोट करें कि ये वाला एक सेट है 1, 9 से 100, 500 सो ऑन। अब मे बी आप जब सेट ऑफ नेचुरल नंबर से इस सेट पे एक बाइजेक्शन फाइंड करने की कोशिश करें तो ये जनरली एक रूल से एक्सप्रेस करना इतना इजी ना हो, लेकिन क्योंकि हमने इस सेट को नेचुरल नंबर का सबसेट ट्रीट किया है यहाँ पे, और नेचुरल नंबर एक डिन्यूमरेबल सेट है, और डिन्यूमरेबल सेट का सबसेट फाइनाइट होता है, अगर वो फाइनाइट ना हो तो मस्ट डिन्यूमरेबल होता है। तो ये सेट क्योंकि फाइनाइट नहीं है तो ये वाला सेट एक डिन्यूमरेबल सेट होगा। तो इसी तरह अब आपको जब डिफरेंट सेट्स दिए जाएं तो ये चेक कर लें कि वो किसी डिन्यूमरेबल सेट के सबसेट तो नहीं लिखे हुए। अगर डिन्यूमरेबल सेट का कोई सबसेट बन रहा है तो वो मस्ट या फाइनाइट होगा या फिर डिन्यूमरेबल होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने डिस्कस किया अबाउट डिन्यूमरेबल सेट, दैट इज इक्विवेलेंट सेट्स का एक स्पेशल केस, जिसमें एक साइड पे हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर फिक्स कर लिया है और दूसरी तरफ हम डिफरेंट सेट्स फाइंड करते रहे जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट हो जाए। इसमें हमने जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट देखे कि हर इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जो होता है वो डिन्यूमरेबल हो जाता है। डिन्यूमरेबल का सबसेट या फाइनाइट होता है या डिन्यूमरेबल होता है, और डिन्यूमरेबल सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो भी डिन्यूमरेबल होता है। अब नेक्स्ट जो हम कैटेगराइज कर रहे हैं सेट्स को वो है काउंटेबल सेट। ये नेक्स्ट कैटेगरी है सेट्स की। अ सेट इज सेड टू बी काउंटेबल इफ इट इज आइदर फाइनाइट और डिन्यूमरेबल। अब काउंटेबल सेट जो होते हैं उसमें दो ऑप्शन है, या वो फाइनाइट होंगे या वो मस्ट डिन्यूमरेबल होंगे। एग्जाम्पल्स से ए बी सी ये एक फाइनाइट सेट है तो ये काउंटेबल हो जाएगा। तो जितने भी फाइनाइट सेट हैं वो मस्ट काउंटेबल होंगे। अब इनफाइनाइट सेट्स के बारे में हम इन जनरल नहीं कह सकते, तो इनफाइनाइट सेट में सिर्फ वो जो डिन्यूमरेबल है वो सारे काउंटेबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिन्यूमरेबल है तो ये काउंटेबल है, n क्रॉस n डिन्यूमरेबल है ये काउंटेबल है, सेट ऑफ इंटीजर डिन्यूमरेबल है तो ये एक काउंटेबल सेट है। तो इसी तरह अप टू दिस हमने जितने भी सेट डिन्यूमरेबल प्रूव किए वो सब के सब सेट काउंटेबल है। अब काउंटेबल सेट्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज देखते हैं। ए सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। इस रिमार्क को हम प्रूव करते हैं। लेट ए बी ए काउंटेबल set and B is subset of A. To prove B is countable,
यहाँ पे भी हम 2 केसेस में डिस्कस कर लेते हैं। केस 1, अब ए काउंटेबल है तो 2 ऑप्शन है, या ये सेट ए फाइनाइट होगा या ये डिन्यूमरेबल होगा। अब अगर ए फाइनाइट होता है, इफ ए इज फाइनाइट देन बी इज फाइनाइट, बिकॉज फाइनाइट सेट का जो सबसेट होता है वो ऑलवेज फाइनाइट होता है। तो अगर ए फाइनाइट होगा तो बी मस्ट फाइनाइट होगा, और अगर बी फाइनाइट है तो अगेन हर फाइनाइट सेट काउंटेबल होता है, तो बी फाइनाइट है, दिस इंप्लाइज बी इज काउंटेबल। सो अगर ए सेट फाइनाइट होगा तो ए मस्ट काउंटेबल होगा। अब हम सेकंड केस की तरफ आते हैं कि अगर ए फाइनाइट नहीं होता तो देन वो काउंटेबल कैसे होगा। सो सेकंड केस, इफ ए इज नॉट फाइनाइट, अब ए काउंटेबल तो है, फाइनाइट नहीं है, तो फिर मस्ट वो डिन्यूमरेबल होगा, देन ए इज डिन्यूमरेबल। इससे प्रीवियस थ्योरम में हमने प्रूव किया है कि अगर कोई सेट डिन्यूमरेबल हो तो उसका सबसेट या फाइनाइट होता है या डिन्यूमरेबल होता है। अब ए डिन्यूमरेबल है और बी इसका सबसेट है, दिस इंप्लाइज बी इज फाइनाइट और डिन्यूमरेबल। अब अगर बी फाइनाइट होता है तो फिर भी बी काउंटेबल हो जाएगा, और अगर बी फाइनाइट नहीं होता, डिन्यूमरेबल होता है, तो हर डिन्यूमरेबल सेट भी काउंटेबल होता है। तो इन बोथ केसेस बी इज काउंटेबल। तो ये जस्ट प्रीवियस थ्योरम की एप्लीकेशन थी कि काउंटेबल का सबसेट ऑलवेज काउंटेबल होता है। नेक्स्ट थ्योरम भी बड़ा इंपॉर्टेंट इस हवाले से कि इसको भी हम काफी जगहों पे यूज करेंगे, काफी रिजल्ट्स डिराइव करेंगे यूजिंग दिस थ्योरम। लेट A1, A2, A3 up to so on be a denumerable family of pairwise disjoint sets, then union AI is denumerable। और सेम केस में ये रिजल्ट जब डिन्यूमरेबल के लिए ट्रू है तो हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे काउंटेबल सेट्स के लिए। अब A1, A2 up to so on all these sets are denumerable। अगर ये सेट डिन्यूमरेबल है तो इन सारे सेट्स की नेचुरल नंबर्स के साथ 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस होगी। लेट A1 के एलिमेंट सपोज A11, A12, A13 सो ऑन, ये वाले A2 के एलिमेंट A21, A22, A23 सो ऑन। नोट करें कि इन ऑल सेट्स के एलिमेंट्स की नेचुरल नंबर्स के साथ 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस है, एंड सो ऑन। इन जनरल से AI, इसके एलिमेंट्स AI1, AI2, AI3 एंड सो ऑन होंगे, और ये प्रोसेस कंटिन्यू है। ऑल दीज सेट्स आर डिन्यूमरेबल। अब हमारा टारगेट है टू प्रूव यूनियन AI इज डिन्यूमरेबल। डिफाइन F from union AI to n क्रॉस n by F ऑफ। अब नोट करेंगे यूनियन सेट का जो जर्नल एलिमेंट होगा वो AIJ टाइप का होगा, बिकॉज आप इन सारे सेट्स की यूनियन लें तो यूनियन के एलिमेंट्स आएंगे A11, A12 सो ऑन, A21, A22 सो ऑन। इन जर्नल ith सेट के एलिमेंट्स
AI1, AI2 एंड सो ऑन। और इस सेट का जो जर्नल एलिमेंट होगा वो AIJ होगा। सो हमने फंक्शन डिफाइन किया f ऑफ AIJ इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर IJ। f इज 1 1। लेट f ऑफ AI1 J1 is equal to f of AI2 J2. This implies ordered pair I1 J1 equal to ordered pair I2 J2, and this implies I1 is equal to I2 and J1 is equal to J2, and this implies AI1 J1 equal to I1 की वैल्यू I2 और J1 की वैल्यू J2, तो प्री इमेजेस इक्वल आ गए। This implies f is 1 1। क्लियरली हर ऑर्डर्ड पेयर IJ के कोरस्पॉन्डिंग इस यूनियन में एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है AIJ, सो दिस इम्प्लाइज f इज ऑन टू। ये ट्रिवियल प्रूफ है। दिस इम्प्लाइज f इज बाइजेक्टिव एंड दिस इम्प्लाइज यूनियन I AI is equivalent to n क्रॉस n। अब n क्रॉस n के इक्विवेलेंट होने से क्या ये डिन्यूमरेबल हो जाएगा? आंसर इज नो, क्योंकि डिन्यूमरेबल तो हमने डिफाइन किए हैं ऐसे सेट्स जो नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट हो। तो अब n क्रॉस n इटसेल्फ डिन्यूमरेबल है, सो n क्रॉस n तो इक्विवेलेंट है n के, और ये यूनियन I AI इक्विवेलेंट है n क्रॉस n के। इक्विवेलेंट एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, सो यूनियन I AI इक्विवेलेंट टू n हो गया। दिस इम्प्लाइज यूनियन I AI इज डिन्यूमरेबल। सो नोट करें कि अगर ऑल सेट्स पेयर वाइज डिसजॉइंट हों तो इस केस में इन सेट्स की यूनियन डिन्यूमरेबल होती है। नेक्स्ट एग्जांपल में हम शो करेंगे कि सेट ऑफ रेशनल नंबर जो है ये भी एक डिन्यूमरेबल सेट है। लेट us denote the set of rational number as q positive union q negative union 0। that is सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर को मैंने पार्टीशन कर लिया है पॉजिटिव रेशनल में, नेगेटिव रेशनल्स में और जीरो में। अब अगर हम किसी तरह ये प्रूव कर दें कि सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर डिन्यूमरेबल है, सेट ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर को भी डिन्यूमरेबल शो कर दें, तो हर डिन्यूमरेबल सेट काउंटेबल सेट होता है, तो ये दोनों सेट काउंटेबल्स होंगे। और जीरो फाइनाइट सेट है तो जीरो भी काउंटेबल होता है, काउंटेबल्स की यूनियन भी इन जनरल काउंटेबल होती है, तो ये टोटल यूनियन काउंटेबल होगी तो सेट क्यू काउंटेबल हो जाएगा। अब क्यू सेट काउंटेबल है तो दो ऑप्शन है कि सेट ऑफ रेशनल नंबर या फाइनाइट होगा या डिन्यूमरेबल होगा। तो क्योंकि सेट ऑफ रेशनल नंबर फाइनाइट सेट नहीं है तो ये मस्ट डिन्यूमरेबल होगा। तो ये वर्किंग रूल थे इस थ्योरम के। अब हम सबसे पहले सेट क्यू प्लस को डिन्यूमरेबल शो करते हैं। डिफाइन ए मैपिंग एफ फ्रॉम सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल टू n क्रॉस n बाय एफ ऑफ p ओवर q इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर PQ। लास्ट लेक्चर में मैंने प्रूव किया था कि ये मैपिंग 1 1 भी है और ऑन टू भी है, सो दिस इम्प्लाइज सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल इज इक्विवेलेंट टू n क्रॉस n। अब n क्रॉस n डिन्यूमरेबल है, दिस इम्प्लाइज q प्लस इज डिन्यूमरेबल, set of positive rational is denumerable, that is countable। अब हम इंटरेस्टेड है इस चीज में कि सेट ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर
बी डिन्यूमरेबल होगा या नहीं होगा। डिफाइन ए फंक्शन g फ्रॉम set of positive rational to set of negative rational by g of say p over q is equal to minus p over q, because जितने भी नेगेटिव रेशनल नंबर्स हैं वो ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर के एडिटिव इन्वर्सेस है। सो हमने हर पॉजिटिव रेशनल नंबर को उसके एडिटिव इन्वर्स पे मैप कर दिया। g इज 1 1, दिस मैपिंग इज 1 1, इमेजेस इक्वल लेते हैं जी। लेट g ऑफ p1 ओवर q1 इक्वल टू g ऑफ p2 डिवाइडेड बाय q2, and this implies minus p1 over q1 is equal to minus p2 over q2, नेगेटिव साइन कैंसिल करें, p1 over q1 is equal to p2 over q2, इमेजेस इक्वल लिए, प्री इमेजेस इक्वल आ गए, this implies g is 1 1, g is on to, since every minus p over q belongs to set of negative rational is image of some p over q belongs to set of positive rational under g, and this implies g is onto। तो g एक बाइजेक्टिव मैप है, so set of positive rational is equivalent to set of negative rational। अब सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर एक डिन्यूमरेबल सेट है, काउंटेबल सेट है, तो सेट ऑफ नेगेटिव रैशनल भी काउंटेबल हो गया। अब जिस तरह मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि काउंटेबल सेट्स की यूनियन काउंटेबल होती है, तो Q प्लस, Q नेगेटिव और 0 ये तीनों काउंटेबल सेट्स हैं, तो इनकी यूनियन भी काउंटेबल होगी, तो सेट ऑफ रेशनल नंबर काउंटेबल हो गया। अब सेट ऑफ रेशनल नंबर काउंटेबल है तो दो ऑप्शन थे, ये फाइनाइट या डिन्यूमरेबल। क्योंकि ये फाइनाइट नहीं है तो ये सेट ऑफ रेशनल नंबर फिर डिन्यूमरेबल सेट है। तो यहां तक जितनी भी हमने एग्जांपल्स डिस्कस की उसमें हमने फोकस किया उन सेट्स को जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट होते हैं। देन हमने इन पे जर्नल प्रॉपर्टीज डिस्कस की, डिन्यूमरेबल सेट्स की कैरेक्टराइजेशन स्टडी की कि अगर ए और बी डिन्यूमरेबल है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट डिन्यूमरेबल का सबसेट या फाइनाइट होगा या डिन्यूमरेबल होगा। देन हमने फाइनाइट और डिन्यूमरेबल को कंबाइन करके एक न्यू डेफिनेशन देखी, काउंटेबल सेट यानी ऐसा सेट जो या फाइनाइट हो या डिन्यूमरेबल हो। फिर काउंटेबल सेट्स की कुछ प्रॉपर्टी स्टडी की। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्या हर सेट डिन्यूमरेबल होता है या कोई ऐसे सेट एग्जिस्ट करते हैं जो डिन्यूमरेबल नहीं होते। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम शो करेंगे एक सेट जो नॉन डिन्यूमरेबल होगा। शो दैट द सेट 0 1 इज नॉन डिन्यूमरेबल। 0 1 को आपने नॉन डिन्यूमरेबल शो करना है। तो नॉन डिन्यूमरेबल की सबसे पहले डेफिनेशन क्या होगी? ऐसा सेट जो डिन्यूमरेबल नहीं होगा वो नॉन डिन्यूमरेबल होगा। तो हम इसको कंट्राडिक्ट करते हैं। सपोज a is equal to 0 1 is डिन्यूमरेबल। कंट्राडिक्शन ले ली हमने इसकी। लेट a is equal to x1 x2 x3 so on। क्योंकि ये डिन्यूमरेबल हमने अज्यूम कर लिया है तो इस सेट की नेचुरल नंबर के साथ 1 to 1 कोरस्पोंडेंस होनी चाहिए। सो इस सेट के एलिमेंट अज्यूम कर लिए मैंने x1 x2 x3 एंड सो ऑन। अब क्योंकि 0 1 के दरमियान जितने भी एलिमेंट हैं वो डेसिमल फॉर्म में होंगे, फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट 0.1 2 3 4 एंड सो ऑन,
ये 0 1 सेट का एलिमेंट है। तो लेट कर लेते हैं कि x1 डेसिमल फॉर्म में यूं है, से A11, A12, A13 and so on, where A11 हमने एज्यूम किया है कि ये नॉन जीरो है। x2 नंबर भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में A21, A22, A23 सो ऑन, वेयर यहाँ भी हमारी अजम्पशन है कि A2 ऐसा एलिमेंट है जो नॉन जीरो है। x3 नंबर पॉइंट A31, A32, A33 एंड सो ऑन, A33 इज नॉन जीरो। यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि जैसे 1/2 ऐसे 0.5 है, तो इसको हम 0.4999 एंड सो ऑन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं वो इस फॉर्म में, वेयर Aij ऑल नंबर्स आर 0 1 2 3 एंड सो ऑन इस सेट में से होंगे। अब नेक्स्ट हम एक न्यू नंबर कंस्ट्रक्ट करते हैं, y इज इक्वल टू से पॉइंट B1, B2, B3 एंड सो ऑन, वेयर B1 इज नॉट इक्वल टू A11, B2 is not equal to A22, B3 is not equal to A33 and so on. Clearly, अब नोट करें कि जब B1 A11 के इक्वल नहीं है तो इट मीन्स x1 जो है ये y के इक्वल नहीं हो सकता। दिस इंप्लाइज x1 इज नॉट इक्वल टू y। अब B2 A22 के इक्वल नहीं है, सो x2 इज नॉट इक्वल टू y, सिमिलरली x3 इज नॉट इक्वल टू y एंड सो ऑन। दिस इंप्लाइज y डज नॉट बिलोंग्स टू A, बिकॉज ए सेट के एलिमेंट तो हमने सारे यही एज्यूम किए थे, x1, x2, x3 एंड सो ऑन, और y इनमें से किसी भी एलिमेंट के इक्वल नहीं है। दिस इंप्लाइज y डज नॉट बिलोंग्स टू A, बट y की रिप्रेजेंटेशन तो डेसिमल है, सो y बिलोंग्स टू A। ये कंट्राडिक्शन आ गई। अब कंट्राडिक्शन है तो इट मीन्स हमारी सपोजिशन रॉन्ग है। दिस इंप्लाइज A इज नॉन डिन्यूमरेबल। तो ये इस एग्जाम्पल शो करती है कि नॉन डिन्यूमरेबल सेट एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम शो करते हैं कि एवरी क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज नॉन डिन्यूमरेबल। फॉर दिस डिफाइन ए मैपिंग एफ फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल 0 1 to ए बी बाय f of x is equal to a plus b minus a into x। क्लियरली ये एक लीनियर मैपिंग है, सो f इज बाइजेक्टिव। आपने वेरीफाई करना है कि ये मैपिंग बाइजेक्टिव है। देयरफॉर 0 1 इज इक्विवेलेंट टू ए बी। अब 0 1 इंटरवल अभी हमने प्रूव किया है कि नॉन डिन्यूमरेबल है, तो ये इंटरवल इसके इक्विवेलेंट है, तो ये भी नॉन डिन्यूमरेबल होगा। तो ये थ्योरम देखें शो करता है कि 0 1 के नॉन डिन्यूमरेबल होने से अब कोई भी इंटरवल क्लोज जो है से 2 10 है, तो ये भी इसके इक्विवेलेंट होगा बाय दिस मैपिंग। तो ये 2 10 इंटरवल भी एक नॉन डिन्यूमरेबल सेट है। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम शो करेंगे कि सेट ऑफ irrational number is non-denumerable set. Suppose q dash, which is set of irrational number, is denumerable.
Also we know set of rational number is denumerable. अब Q और Q डैश सेट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, दैट इज Q एंड Q डैश आर डिसजॉइंट, और ये डिसजॉइंट है। तो आज हमने प्रूव किया है कि डिसजॉइंट सेट्स की यूनियन भी डिन्यूमरेबल होती है अगर डिसजॉइंट सेट सारे जो है वो डिन्यूमरेबल हो। तो ये दोनों सेट डिन्यूमरेबल है, तो Q यूनियन Q डैश इज डिन्यूमरेबल एंड दिस इंप्लाइज Q यूनियन Q डैश तो रियल लाइन है इज डिन्यूमरेबल, बट R इज नॉन डिन्यूमरेबल। रियल लाइन एक नॉन डिन्यूमरेबल सेट होता है। दिस इंप्लाइज our supposition is wrong. Supposition ये थी कि set of irrational number denumerable है. This implies Q dash is non-denumerable. Set of irrational number non-denumerable होगा। Dear students, आज के लेक्चर में हमने फोकस किया काउंटेबल सेट्स को। काउंटेबल सेट की डेफिनेशन तक पहुंचने के लिए हमने सबसे पहले डिन्यूमरेबल सेट्स डिफाइन किए और उनकी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टराइजेशन स्टडी की और उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की। देन हमने काउंटेबल सेट्स को डिफाइन किया और उनकी प्रॉपर्टी स्टडी की, और एट द एंड ऑफ लेक्चर हमने नॉन डिन्यूमरेबल सेट की कुछ एग्जांपल स्टडी की हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सेट्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उन पे बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स में कितने होते हैं और उन नंबर ऑफ एलिमेंट्स का रिलेशन क्या बनता है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।